हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बेटा पिछले क्लास क्या पढ़े थे? पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, कुछ इस तरह का होता है। अब सीरीज किसको बोलते हैं? अगर देखेंगे तो अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से और वो एक दूसरे के साथ अटैच है, R1 R2 एंड R3। सपोज ये सर्किट कंप्लीट है बेटा, लाइव वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं डैश 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 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये एक कंप्लीट सर्किट है, लूप कंप्लीटेड है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने हैं? R1 R2 एंड R3, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज कैसे पता चला? क्योंकि करंट कहीं पर स्प्लिट नहीं कर रहा। अगर स्प्लिट करेगा, कहीं से कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग उसको सीरीज नहीं बोलेंगे। अच्छा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है फॉर्मूला तुम्हें पता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड डैश डैश डैश। अच्छा, तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कब लगाओगे? जब करंट स्प्लिट करेगा। बेटा सपोज कि यूं रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है और उसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी इस तरह से अटैच कर लिया, तो ये पॉइंट हो गया जंक्शन। याद रखें कि ये लाइव वायर होने चाहिए, मतलब डेड वायर नहीं होना चाहिए, मतलब करंट उससे फ्लो होना चाहिए। लाइव वायर उसको बोलते हैं जिससे करंट फ्लो करता है ना, तभी उसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं। क्या तुम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? तो जंक्शन है मतलब पैरेलल तो होगा, सीरीज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा पाओ। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? तब अप्लाई करोगे जब सपोज यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, ए एंड बी। ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग जंक्शन डिफाइन कर देंगे, ये दोनों अगर जंक्शन है मतलब मोर देन 3 वायर। अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं R2, और सपोज कि यहाँ पर एक थर्ड रेजिस्टेंस की जगह दो रेजिस्टेंस है, R3 एंड R4। तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4? नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद रखेंगे कि तुमको पैरेलल का फॉर्मूला केवल तभी लगाना है जब दो जंक्शंस के बीच में, सपोज ये एक जंक्शन है मेरा, ये एक जंक्शन है, ये दोनों जंक्शन है, इन दोनों जंक्शन को अटैच करने वाले हर आर्म में, ईच एंड एवरी आर्म है ना, में केवल एक ही रेजिस्टेंस हो। अब यहाँ तो दो हैं, तो तुम्हें पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर तुम इस सेक्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहो तो देखो इन दोनों के बीच में जंक्शन तो है नहीं, मतलब ये क्या है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R3 प्लस R4। तो इस केस में अगर तुम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहो तो वो कितना होगा? वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस R4। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स समझाना चाहूँगा जिससे कि तुम लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस आएंगे जनरली। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर कुछ इस तरह रेजिस्टेंस है, ये मैं बुक देख करके बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। रेजिस्टेंस कुछ इस तरह है, इस तरह यहाँ से यूं दो डायगोनल बना लेने हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस। अच्छा, सर्किट में हम लोगों को एक बैटरी भी प्रोवाइडेड है कुछ इस तरह से। चलो, यहाँ पे हम लोगों को एक एमीटर लगा दिया है ना बेटा। ये अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करो तो तुम्हें मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ चुका है ना। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस के, ये 5 ओम, ये 10 ओम, इधर वाला ये भी 10 ओम, मतलब ये सारे डायगोनल में जो है वो 10 ओम 10 ओम के हैं। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये 5 ओम। तो मेरे को इसका क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द करंट सोन बाय द अमीटर ए इन द गिवन सर्किट। एमीटर ए में कितना करंट फ्लो करेगा ये हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको चेक करते हैं। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पॉइंट्स को नेम कर लेता हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी,
ये पॉइंट मैं डी ले रहा हूँ, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा जो बच्चों को आता है वो 10th में कर चुके हैं उनको नहीं समझा रहा, वो भी बच्चे जो 10th में सर्किट सॉल्व नहीं कर पाते थे वो भी समझें, आराम से समझेंगे, अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ए और बी, ए और सी, इन पॉइंट्स के बीच में ए एंड बी के बीच में क्या तुम्हें कोई रेजिस्टेंस नजर आ रहा है? चेक करो बेटा, ए एंड बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। ए और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं होने से इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। इसका मतलब वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। इट मीन्स ए बी एंड सी इज सेम पॉइंट एंड डी ई एफ इज सेम पॉइंट। तो अगर मैं ऐसा जोड़ करके देखूं, चलो इन सब को, मतलब मैं बी ए और सी को इज एन इक्विवेलेंट सर्किट, क्या होगा इसका? equivalent circuit. The equivalent circuit of this circuit will be, suppose this point is A और यहाँ मेरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया? E, A and E, ठीक है। और B और D भी A और E है, तो इसके बीच में पहला रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो A, B और D के बीच में, B और D, B पॉइंट A पॉइंट है, D पॉइंट D पॉइंट है, तो B और D के बीच का रेजिस्टेंस भी A और E के बीच में होगा। ये कितना ओम है? 5 ओम, ठीक है। इसी तरह देखो C और F के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी A और E के बीच में ही होगा, ठीक है, वो भी A और E के बीच में ही होगा। तो उस केस में ये भी कितना हो गया भाई? 5 ओम, ठीक। अच्छा अब देखें, B से अटैच है मतलब A से अटैच है, यूँ कितने ओम का रेजिस्टेंस? 10, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, यूँ। ये बीच वाले पॉइंट को हम लोग चलो O ले लेते हैं, दैट पॉइंट मस्ट बी O। तो B और O के बीच में मतलब A और O के बीच में, C और O के बीच में मतलब भी A और O के बीच में। देखते हैं यूं, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 10 ओम का। अभी इस वाले को पिक किया, पहले इसको पिक किया था। अब इसको अगर लिखें तो O और D के बीच में मतलब O और E के बीच में ये कितने ओम का? 10 ओम का। और नीचे O और F के बीच में मतलब यहाँ पे एक 10 ओम का और लगा दो, ठीक है। अब बेटा तुमको इसको सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अगर ये वाला सेक्टर चेक करें, द सेक्टर दिस सेक्टर ओनली, तो तुम्हें दिखेगा A और O दो जंक्शन है और तुम उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। सपोज दिस इज 1 देन R1, है ना। अगर मैं R1 इज इक्वल टू व्हाट निकालना चाहूँ, देन 10 एंड 10 ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। देन 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ वैल्यूज रख देते हैं बेटा, 1/10 प्लस 1/10 इट बिकम्स 2/10, 1/5, 1/R1, hence R1 is equals to 5 ohm. Then this whole becomes 5 ohm. Equivalently अगर हम देखेंगे जो R2 है, this R2, इसको अगर मैं 2 ले लूँ, है ना, वो तो ठीक R1 जैसा ही है ना। तो यहां मैं लिख ले रहा हूं बिकॉज R1 इज इक्वल्स टू R2, हिंस R2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 ओम। अब बेटा शुरू में हमें इक्विवेलेंट सर्किट्स बना लेने चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? अगर हम लिखें इसका इक्विवेलेंट सर्किट, देन ये पॉइंट था हमारा क्या? A, ठीक है। इधर का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? वो है E, A और E। यहाँ देखेंगे हम लोग 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है ऊपर, उसके साथ तो अभी हम कुछ नहीं किए हैं तो सेम है। नीचे भी देखेंगे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, वो भी अभी हमारे पास एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम। बीच में देखेंगे तो 1 जो है वो 5 ओम है, और अगर हम देखेंगे जो 2 है वो भी कितना है? 5 ओम। अब हम कर क्या सकते हैं? इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज में दिख रहे हैं क्लियरली, नो जंक्शन इन बिटवीन। सपोज दिस इज पिक्ड एज 3, देन R3 बिकॉज इन सीरीज नो जंक्शन बिटवीन, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो ये जो इक्वल हो गया, ये कितना हो गया? 10 ओम के। अब मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो अब मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई हो चुका है, इसके बाद तो कोई भी बच्चा बना लेगा। दिस इज 5 ओम, यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 ओम, और यहाँ देख रहे हैं इट्स ऑल्सो 5 ओम।
अब ये तीनों में हम पैरेलल, इसको अगर मैं ऐसे पिक कर लूँ और दिस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज 4, देन R4 अगर मेरे को निकालना हो, देन 1/R4 मस्ट बी इक्वल टू 1/5। पैरेलल में है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हैं, 1/10 1/5। इसका एलसीएम क्या आएगा 10, 2 + 1 + 2 1/R4। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखें, R4 का वैल्यू है 5/10 हो गया, and it is hence R4 must be equals to 2 ohm। ठीक है, 1/R4 is equals to 1/2, it becomes 2। अब हम लोग को ये मिल गया कि ये जो पूरा का पूरा हमारा सर्किट था, ये जो कंप्लीट सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कितना, इट्स 2 ohm, इट्स ओनली 2 ohm इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोगों को ईएमएफ प्रोवाइडेड है, ईएमएफ प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन इज 10 वोल्ट। बेटा हम लोगों को पूछा गया एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, मतलब करंट पूछा है। व्हाट यू नो, V इज इक्वल टू I इंटू R, I फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V/R, V इज 10 वोल्ट, R इज 2 ohm, देन द करंट फ्लोट मस्ट बी 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, तो केवल 5 एम्पियर की रीडिंग आएगी, यहाँ से जो एमीटर है वो 5 एम्पियर की रीडिंग देगा। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था। इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब बेटा एक अगला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे लेंगे। यहाँ पे तुम देख रहे हो P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ ईच रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज R, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज स्मॉल r। हम लोगों को इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको समझना पड़ेगा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अगर हम लोग इसको समझना चाहें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पड़ेंगे। ये इस समय दिख नहीं रहा है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा चेक करो। देखो सबसे पहले तुम अगर यहाँ पर ये पॉइंट P ले लेते हैं, चलो ये पॉइंट P ठीक है, यहाँ पर इधर वाला पॉइंट क्या है, चलो Q है, इसके बीच में तो कुछ नहीं है, ये पॉइंट P और A एंड B से कनेक्टेड है। अच्छा अगर हम देखें पॉइंट A और पॉइंट E के बीच कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, नहीं, तो मतलब A और E सेम पॉइंट है, D और C सेम पॉइंट है, B और F सेम पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं जिससे कि हम लोग को थोड़ा रिलेटिवली ये सर्किट इजी लगेगा। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट A ले लूँ और यहाँ एक पॉइंट C ले लूँ, ठीक, तो A और C के बीच में कितने रजिस्टर्स हैं चेक करो। A और C के बीच में, क्योंकि A पॉइंट और E पॉइंट सेम है, D पॉइंट, तो ये दोनों रजिस्टर्स हैं। तो एक रजिस्टर ऐसा, एक और ऐसा, सपोज ये दोनों R के हैं। इसी तरह से C और B के बीच में भी चेक करेंगे, तो एक रेजिस्टेंस ऐसा, B को मिला देते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का, यूं। इसी तरह तुम देखोगे A और B के बीच में भी कितने रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ऐसा। बेटा अगर हम चाहें तो इनको डिफरेंटली पिक कर सकते हैं ऐसे। ये वाला सेक्टर पहले पिक कर लेते हैं, सपोज दिस इज 1, ये देखेंगे तो इसको 2 ले रहा हूँ मैं, और ये वाला जो सेक्टर है इसको मैं क्या ले रहा हूँ 3। ठीक है, इन दोनों में R रेजिस्टेंस, R मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस है, यहाँ भी R है ना, तो चाहे वो A और C के बीच का हो या C और B इक्वल्स टू R3 होगा, क्योंकि सेम ही तो है अरेंजमेंट, है ना। R उनके दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अगर मैं कोई भी R1 को चलो निकाल लेता हूँ, 1/R1 क्या होगा, है ना, पैरेलल है, तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/, देन ये हो जाएगा 2/R। ठीक है, 1/R1 इज इक्वल्स टू, देन R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/2। तो चाहे वो R1 हो, चाहे R2, चाहे R3 हो, ये तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, R/2 सॉरी।
तो अगर मैं इसको ले लूँ ये पॉइंट P इक्विवेलेंट सर्किट, बेटा इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों को बनाने ही पड़ते हैं तभी चीज़ें क्लियर होंगी। सपोज P और ये कैपिटल Q था, इसके बीच का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो ये दोनों मिल करके बन गया एक रेजिस्टेंस, ये दोनों मिल करके बन गया एक रेजिस्टेंस, ये दोनों R2 एक हो गया, R1 एक हो गया, और नीचे वाला भी इक्विवेलेंट सर्किट करने के बाद एक हो जाएगा। तो ये R/2 है, ये R/2 है और ये भी R/2 है। अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस बीच में कोई जंक्शन नहीं है, सपोज ये 4 है। देन अगर मैं R4 फाइंड करना चाहूँ तो R4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीरीज में है तो हो जाएगा R/2 प्लस R/2, सीरीज में तो ये हो जाएगा 2R/2 मीन्स कितना हो जाएगा R। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया हम लोगों का R। अब अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ इसका तो बहुत आसान दिख रहा है, ये P एक रेजिस्टेंस ऊपर होगा, एक रेजिस्टेंस नीचे होगा, दो रेजिस्टेंस ही हो गए, ये पॉइंट आ गया Q। ये वाला जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है R और नीचे वाले का R/2 है। अब मेरे को इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये क्लियर नजर आ रहा होगा, एकदम क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है। इसको हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है। तो ये 1/R5 होगा, पैरेलल में है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/R5 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R/2 ऐसा रखेंगे। ये 1/R प्लस 2/R हो जाएगा, एलसीएम आएगा R, ऊपर आएगा 3, 1/R5, देन R5 मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होगा R/3 विच इज द आंसर ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R/3 इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद तुम जो चाहो वो मुझे पूछ सकते हो, वो चलेगा। बट जो लास्ट क्वेश्चन अभी सीरीज में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो सपोज किस तरह का एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस और इसी तरह से सपोज कि 4 रेजिस्टेंस है, पॉइंट बी है। और ए और बी के बीच में कुछ ऐसे लाइंस खींचे हुए हैं, कुछ अजीब से, यूं ऐसे और यूं। अब हम लोगों को ये पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज स्मॉल r। तो जब इस तरह का सर्किट हम लोग को दे दिया जाता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देन लॉजिक इज द एग्जैक्टली सेम जो कि मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया। दिस पॉइंट इज P, देन दिस पॉइंट मस्ट बी P, और इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये की पॉइंट है। ये पॉइंट अगर Q ले लूँ तो ये वाला भी पॉइंट Q है, और P और ये पॉइंट Q है तो ये भी Q है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग का काम है क्या, हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। अब अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो कैसे बनेगा बेटा, ये पॉइंट A है, A इज कनेक्टेड टू P एंड एक पॉइंट यहाँ B है एंड B इज कनेक्टेड टू Q, ठीक है। वो स्मॉल q कैपिटल Q लिख लिया, इसको कैपिटल कर लेते हैं, चलो Q। अभी देखो P और Q के बीच में यहाँ तुम देखोगे दो रेजिस्टेंस है R ओम के, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर यहाँ जोड़ दिया, वही मैंने, ये भी R और ये भी R। अभी देखो यहाँ भी P एंड Q है, इसमें भी एक रजिस्टर है यूं यूं, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी P एंड Q है तो इसमें भी एक रजिस्टर है, तो ये भी R ये भी R। अब मेरे ख्याल से जैसे इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, अभी तुम लोग को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, बट जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो तुमको उसको सॉल्व करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। लॉजिक क्या है, अगर ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट P है, ये दोनों पॉइंट सेम है, ये पॉइंट Q है तो ये पॉइंट Q है, वो दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। अब अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सपोज इसको मैंने पिक कर लिया एज 1, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्टर सीरीज में है, क्लियरली दिख रहा है, नो जंक्शन बिटवीन, देन R1 मस्ट बी इक्वल्स टू R प्लस R बिकम्स 2R। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। बेटा इक्विवेलेंट सर्किट शुरू में बनाते समय बोर लगता है बच्चों को, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट सर्किट बना करके ही सॉल्व करो क्वेश्चंस, है ना। प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, मार्क्स भी बढ़िया मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन में किसी तरह की कोई गलती भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जो R1 की जगह मेरे को क्या रख देना है, रेजिस्टेंस कितना है 1 का 2R, और उसके बाद यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और हैं R एंड R के, ठीक है। अब ये क्लियरली दिख रहा है, इस पे तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज इट इज 2,
देन 1/R2 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R, देन एलसीएम इसका आ जाएगा क्लियरली 2R, देन 1 प्लस 2 प्लस 2 1/R2, देन 1/R2 इज इक्वल्स टू RI, ये कितना 5/2R, देन R2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2R डिवाइडेड बाई 5। तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 0.4R लिख सकते हो, 0.4R लिख सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर है। तो इस तरह से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़े मोड़े स्टेटमेंट लगा लेना कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है बोल करके, और यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 में क्लियरली पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 में सीरीज कॉम्बिनेशन बोल करके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिख करके तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तुम चाहो तो बगल में सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो। और कोई भी न्यूमेरिकल बनाए लास्ट में आंसर जरूर लिखना है, आंसर का स्टेटमेंट जरूर लिखना है, गिवन जरूर लिखना है, सर्किट्स जरूर बनाने हैं, वो तो कंपलसरी चीज़ें हैं, वो तुमको करना आता होगा। वैसे इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं बेटा। अभी कॉम्बिनेशन में कुछ स्पेसिफिक लॉजिक बचे हुए हैं, जिसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उनको हम लोग फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसके बाद इसी तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अभी केवल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना हम लोगों ने सीखा है, उसको डिफरेंट अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग चैप्टर में आगे सीखेंगे। बेटा आगे पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अच्छा, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग सेल समझना चाहें तो एक कोई भी ऐसे कॉमन सेल ले लेते हैं। सपोज कि मैं एक बेसिक सेल ले रहा हूँ, ये कोई कमर्शियल सेल नहीं है। इसके लिए मैंने एक कंटेनर के अंदर में H2SO4 डिप कर दिया है, और इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड डाल दे रहा हूँ। एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो हम लोग ले रहे हैं वो कॉपर का है। सपोज द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड इज मेड बाय कॉपर। चलो भाई, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सर्किट से ऐड कर देते हैं। एक एक्सटर्नल सर्किट ले लिया, यहाँ पे कुछ भी एक लोड लगा देंगे, यहाँ पे एक बल्ब लगा दे रहा हूँ मैं छोटा सा। सपोज ये एलईडी वेलईडी टाइप का कोई बल्ब है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बल्ब होगा तो ये बैटरी तो जला ही नहीं पाएगी उसको, है ना। तो एक छोटा सा बैटरी है, एक सेल है ना। उसमें होगा क्या बताओ? होगा ये कि सबसे पहले जब भी कोई सेल को सॉल्व करें, कभी भी अगर तुमको कोई सेल को सॉल्व करना है तो तुम सॉल्यूशन से सॉल्व करना, है ना। तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है। देन H2SO4 स्प्लिट इनटू हिज आयन 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2, ठीक है। अब होगा क्या, जो SO4 माइनस 2 है वो जिंक के पास चले जाएंगे, जिंक प्लस SO4 माइनस 2, देन ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इसको एनोड ले सकता हूँ। दूसरा हिस्सा कैथोड है, कैथोड में कौन जाएंगे? जो अब हाइड्रोजन आयन है वो वहाँ चले जाएंगे। हाइड्रोजन आयन जो होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। इसको तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ना। वहाँ हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मेरा जो पर्पज़ है वो फिजिक्स का है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको? कैथोड को। तो कैथोड को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर कॉपर इज बिहेव लाइक कैथोड एंड जिंक इज बिहेव लाइक एनोड। तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और कैथोड को चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के थ्रू से तो जा नहीं सकते, वो मेटल के थ्रू जाएंगे, बाहर कंडक्टर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिंक से बाहर निकलेंगे और कॉपर के अंदर चले जाएंगे। कॉपर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के आयंस को प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि यहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे। जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कॉपर ने एक्सेप्ट किए, कॉपर ने हाइड्रोजन को दिए। सल्फेट गया जिंक के पास, जिंक डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया, इलेक्ट्रॉन घूम करके कॉपर के पास आया, कॉपर ने उसको हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इन होल प्रोसेस तुम देखोगे कि बाहर से इलेक्ट्रॉन बहने लगा। इसका मतलब यार 2 बिल्लियों की लड़ाई में फ़ायदा बंदर उठा लेगा और यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। मेरे बोलने का मतलब बंदर बल्ब है। अच्छा, यहाँ ध्यान देना कि यार ये जो सब कुछ हुआ इसके लिए आयंस को मूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाइड्रोजन आयन को कहाँ जाना पड़ेगा? हाइड्रोजन आयन को जाना पड़ेगा कहाँ? कैथोड के पास। और सल्फेट आयन को जाना पड़ेगा किसके पास? जिंक के पास। अब ये मूव करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जो है हमारा और जो ये सल्फेट आयन है ये मूव करेंगे यूं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी हैं, जब ये मूव करेंगे तो सारे लोग साइड हो जाएंगे,
रास्ता दे देंगे तुम यूं चले जाओ, ऐसा तो नहीं देंगे। रास्ते में जब ये मूव करेंगे तो कोई पार्टिकल्स होंगे जिनसे वो टकराएंगे तो हम अपनी एनर्जी लूज करेंगे। अगर एनर्जी लूज कर रहे हैं इसमें तो ये कौन से फॉर्म में होगा? भी हीट के फॉर्म में। तुम देखोगे बैटरी गर्म हो जाती है, जब भी कोई बैटरी यूज करोगे तो ये गर्म हो जाएगा। तो हीट के फॉर्म में जो ये एनर्जी लूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ऑब्स्ट्रक्शन इन द path of flow of ions is called internal resistance of a cell। सेल का अपना कुछ अंदर का भी होता है, उसका अपने प्रॉपर्टी अंदर का, वो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। वो एक्सटर्नल चीज़ों से इफेक्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करेगा, उसके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तुम कॉन्सेंट्रेशन राइज करो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। ठीक, अगर तुम ये इलेक्ट्रोड्स को पास ले आओ तो आयंस को कब मूव करना पड़ेगा? तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूर ले जाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड्स को दूर ले जाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पास लाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। अगर इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ा दो, छोटा सा पतला सा एरिया लोगे तो आयंस ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। पर अगर तुम थोड़ा बड़ा एरिया ले लो तो उस केस में आयंस उसमें आसानी से डिपॉजिट कर पाएंगे, और उस केस में क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा जब इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाएंगे। ठीक, अच्छा, डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा बेटा, सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रोड के बीच का बढ़ेगा, कम करोगे कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ठीक, तो उसके लिए हम लोगों को फिजिक्स में एक नॉर्मल सेल बनाना है, ऐसा वाला सेल नहीं बनाना। इसका ईएमएफ सपोज ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर। इसके साथ हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये कुछ भी हो सकता है, लोड रेजिस्टेंस, पंखा लगा लो, बल्ब लगा लो, टीवी भी चला लो, एसी चला लो, जो तुम्हारा मन करे। एक लोड रेजिस्टेंस बाहर से लगाना पड़ेगा ना, बैटरी, है ना। तुम बोलोगे सर एसी नहीं चलता, नहीं, आजकल तो इन्वर्टर ऐसा भी मिलता है जिसमें एसी भी चलता है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा लिया। सपोज कि करंट कितना फ्लो रहा है सर्किट में, ओहो, करंट कितना फ्लो रहा है सर्किट में, सपोज उसको कंसीडर कर लिया कितना, आई इज द करंट फ्लोड इन द सर्किट, ई इज द ईएमएफ, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स जो हैं इनको हम लोग क्या ले लेते हैं? वी और टर्मिनल ले लेते हैं ए बी, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना ले लेते हैं हम लोग? वी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल क्या है? ए बी। देन फ्रॉम ओम्स लॉ अभी पे करेंगे सब लोग, पढ़ा रहा हूं तो। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू आर। देन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर। इसको ले लेते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या करेंगे? टोटल रेसिस्टेंस। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और कैपिटल आर। क्या है भाई? पैरेलल में है, सीरीज में है? पैरेलल में, सीरीज में? देख के बताओ। पैरेलल लग रहा है? गलत लग रहा है। जंक्शन देखो, जंक्शन दिखा कहीं पे? कोई जंक्शन नहीं है भाई, कोई जंक्शन नहीं है, बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है। तो कैसे हो? तो क्या होगा? सीरीज में होगा। अच्छा, सीरीज में होगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर मैं उसको आर इक्विवेलेंट लूँ तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अच्छा, अगर हम लोग टोटल ईएमएफ लिखें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। चलो, ईएमएफ कितना है? विच इज ई, टोटल ईएमएफ ई। हिंस करंट क्या होगा? करंट आई मस्ट बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या बोल सकते हैं ईएमएफ। लिख लो, ईएमएफ भी लिख लो ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस। ऐसा होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन आई इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ई है, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
अरे यार इसको लेते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, LHS तो आई है, RHS भी सेम होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V by R is equals to E by R plus R, ऐसा होगा। चलो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वी आर प्लस वी आर, दो ए, पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला छोटा है, अगला क्या हो जाएगा ई आर, हमें क्या निकालना है आर छोटा वाला, देन वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई आर माइनस वी आर, देन ये हो जाएगा ई माइनस वी इंटू कैपिटल आर, वी आर इज इक्वल टू, ओहो अब यार ये ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह तो नहीं नीचे, देन यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल हो जाएगा क्या ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, इसको हम लिख सकते हैं ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर का जो हम लोग का फॉर्मूला है वो आ गया भाई, यहाँ से स्मॉल आर, तुमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। वैसे थोड़ा सा इक्वेशन 2 पे एक बार और हम लोग क्लियर करें, यहाँ से कुछ और भी अच्छा निकल सकता है। क्या निकल सकता है भाई, यहाँ से अगर हम लोग देखें E इज इक्वल टू, वहाँ से क्या है भाई E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं I इंटू क्या कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ऐसा ऐसा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R प्लस I इंटू R, ऐसा होगा। I इंटू आर को क्या लिख सकता हूँ, अरे यहाँ से देखो I इंटू आर को क्या लिख सकता हूँ V, देन E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा E माइनस आई आर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है और कॉन्सेप्ट भी बनता है भाई, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस नेवर इक्वल्स टू EMF until the internal resistance becomes 0। अच्छा, अगर R 0 होता तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता, पर तुम यार वो हाइपोथेटिकल पॉइंट सोच के देखो कि ऐसा पॉसिबल है कि अंदर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि आयंस मूव करें और कभी भी कोई उनको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, वो फ्लो करने के दौरान कोई एनर्जी लूज ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्किट में कुछ ना कुछ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप बाय सेल। तो इतना कम से कम ड्रॉप तो करेगा ना पोटेंशियल, इसका मतलब जो सर्किट का टोटल ईएमएफ है, जो टोटल ईएमएफ है वो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो सकता जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ना आ जाए। इसका मतलब अगर तुम ये सेल ले लो 10 वोल्ट का, तो ये 10 वोल्ट का बस मतलब बोलने के लिए है। अगर तुम यहाँ और यहाँ के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करोगे तो इट विल बी 9.9 और 9.8 वोल्ट ओनली। वो 0.1 वोल्ट का तो कम से कम वो डाउन होगा ही, मतलब कुछ ना कुछ तो डाउन होगा ही। ठीक, जैसे तुम सर्किट को कंप्लीट करते हो तब पोटेंशियल जो है वो कुछ ना कुछ डाउन जरूर हो जाता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी ईएमएफ के इक्वल नहीं होता, क्योंकि सेल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि इससे E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। V जो है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, है ना, इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक, थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल, इज नेवर इक्वल्स टू V। V का वैल्यू हमेशा E के वैल्यू से कम होगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट बेटा। इसके न्यूमेरिकल आएंगे, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ये एक और एक ये है भाई, कहाँ गया ए, हाँ ये दोनों फॉर्मूले बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों फॉर्मूलों से तुमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा, ध्यान रखना।